हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए यहाँ पर हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेशन लेकर आते हैं डेली। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर साइंस के एमसीक्यू कराएंगे, जिसमें कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सीधे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न जो था, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर ढेर सारे वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, आप लोग देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड यानी चुंबक, जो बार चुंबक जिसको कहते हैं, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। तो उदासीन बिंदु कितने होते हैं? 2। जहाँ पर यहाँ पर से ये होते हैं उदासीन पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। चलिए ये देखिए दिखाया गया है यहाँ पर कोई भी बल रेखाएं नहीं होती, चुंबकीय बल रेखाएं, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उदासीन क्षेत्र। तो ये 2 क्षेत्र हो गए उदासीन क्षेत्र, न्यूट्रल पॉइंट, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। बड़े बड़े शोरूम में जो इस तरह के दर्पण लगे होते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर में जो बाहर से जो खींच के हम लोग अंदर जाते हैं, तो वो होते हैं कौन से? उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। अब देखिए, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जैसे एक कंडेंस है और एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, तो इसको दूर ही दूर रखेंगे तो प्रेरण के कारण उसमें क्या होता है? चार्जिंग हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो 3 प्रकार के जो होता है, एक होता है टच करके, ठीक, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन है, कक्षा 12 में ये आपको मिलेगा पढ़ने को। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है। मतलब लोहा जल्दी से क्या करेगा? ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उत्सर्जित भी जल्दी कर देगा, लेकिन लकड़ी इतनी जल्दी नहीं करेगी लोहे की तुलना में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा कराता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। हमारा पसीना तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है और हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होगा? आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे फ्रिज का, तो कमरे को थोड़ा गर्म कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 126 नंबर, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, माने गर्मी उसमें उत्पन्न हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न करते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन कौन सा है? एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम यानी ऊन भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये गलत है और यही हमको पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 2 उत्तरोत्तर सुरंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए इस तरीके से होता है, इस तरीके से चलती है अपनी तरंग, तो इसको बोलते हैं सुरंग ऊपर वाले को। तो इनके बीच की दूरी को लैम्डा, या फिर 2 गर्त, एक ये गर्त और ये गर्तों के बीच की दूरी को देखेंगे तो भी वो क्या कहलाएगी? लैम्डा, यानी तरंग दैर्ध्य कहलाएगी, राइट आंसर। अगला देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी चीज़ नहीं बदलती है? देखिए तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, वेग बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी जो है कभी भी चेंज नहीं होती, यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये आँख में जो बनते हैं वो उत्तल लेंस के बनते हैं हमारे। कौन से बनते हैं? उत्तल लेंस के वाले। अगला है, दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है? तो दर्पण किस प्रकार का होगा? अवतल होगा। अवतल में बड़े भी बनते हैं और छोटा भी बनता है, ठीक। समतल में तो हमेशा बराबर बनेगा, उत्तल में हमेशा छोटा बनता है। तो फिर कौन सा आंसर हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये इसमें किया जाता है उत्तल लेंस। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए
जो ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता है। इसका काम होता है प्रकाश किरणों को एक पास एकत्रित कर देना। तो अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। 300 आप लोग ने देखते होंगे 332 मीटर पर सेकेंड कहीं लिखा होता है, कहीं 334 मीटर पर सेकेंड, तो ये निर्वात में हो जाती है। चलिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी? तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कण और तरंग दोनों प्रकार की होती है। कण, प्रकाश कण के रूप में होता है, ये न्यूटन ने बताया था। प्रकाश तरंग के रूप में होता है, ये हाइगेंस ने बताया था। तो यहाँ पर राइट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। छोटी छोटी जो लघु तरंगें होती हैं वो जल्दी जल्दी से प्रकीर्णित होती हैं, चारों ओर फैल जाती हैं। नीला कलर सबसे ज़्यादा होता है मात्रा में, इसलिए वो ज़्यादा बिखरता है और हमको आकाश नीला दिखाई देता है। और वायुमंडल भी है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण, कि तारे टिमटिमाते नहीं, केवल टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी विचलित होने की घटना से हमको चमकता हुआ प्रतीत होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है पानी का घनत्व। फिर 0 डिग्री पे तो जम जाएगा, फिर बर्फ़ बन जाएगा, फिर उसका घनत्व घट जाएगा क्योंकि उसके कण जो है दूर दूर होंगे थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो यहाँ पर इस फार्मूले से निकाल लेंगे C/5 F-32/9 वाले फार्मूले को लगा करके, और यहाँ फ़ारेनहाइट की जगह पर हमको मान निकालना है और इसकी जगह 50 रखा, 5 दाम 50, 10 9 90, और 90 में जब 32 जुड़ेंगे तो आ जाएगा 2 और 9 3 12, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ़ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। बर्फ़ का टुकड़ा पानी से भरे लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जबकि पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा? तब भी जल का स्तर नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कि ये पानी है तो पानी में बीच बीच में क्या होती है, कणों के बीच में यहाँ पे गैप होती है, और यहीं गैप में वो पानी जब बर्फ़ पिघलेगा तो भर जाएगा, इसीलिए जल का स्तर वही रहेगा, बदलेगा नहीं। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, या आप लोग पानी की बूंदें होती हैं, वर्षा जो होती है तो वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसकी? सबसे ज़्यादा श्यानता मतलब विस्कोसिटी कह लीजिए या गाढ़ापन, तो शहद का सबसे ज़्यादा गाढ़ापन होगा, खून से भी ज़्यादा शहद गाढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? तो ये आती हैं चंद्रमा से। यहाँ पर जब ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर जल तरंगें बनती हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? कोई भी चीज़ लाओगे तो उसका भार बदल जाएगा पर द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार भाई क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं चेंज होगा, मास नहीं चेंज होगा। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। क्योंकि यहाँ पर अगर दाब बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर क्या होने लगता है? बॉयल होने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। सबको मालूम होगा ये सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में ऊर्जा, सूर्य में हो या स्टार्स यानी तारों में हो, तो उनमें दोनों नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 19 अप्रैल 1975 को जो है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे ये प्रश्न। वर्ष दीर्घतम कब होता है? मतलब
कहाँ पर सबसे बड़ा दिन मतलब साल होता है, तो ये प्लूटो ग्रह पर सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे दूर है, तभी ये चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लेगा। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए बुध 88 दिन में ही लगा लेता है, फिर बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, और यहाँ पर जो यम कह लीजिए, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो प्लूटो पर सबसे ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि प्लूटो चक्कर लगाने में समय ज़्यादा लेगा। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें, प्रकाश तरंगें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलती हैं। तो जो प्रकाश का चाल होगी वही विद्युत चुंबकीय तरंगों की होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो कांच में न्यूनतम, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, हवा का 1 होता है, जल का 1.33 और निर्वात का भी 1 ही होता है। तो आप लोग समझ गए हैं, इसमें सबसे न्यूनतम उसकी जो है गति होगी। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है। तो 8.5 मिनट या 8.2 मिनट, इस तरीके से, या कहीं कहीं 8.3 मिनट भी मिलता है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, 8 होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितनी देर में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचता है कितने मिनट में। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल 8 मिनट लिखा है, तो ये नहीं मान्य होगा। 8 मिनट कुछ सेकंड होना चाहिए, 8 मिनट 30 सेकंड, 8 मिनट, है ना, इस तरीके से। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा है बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर बुध है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी यानी कि बुध। यहाँ पे चांद है। तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। फिलामेंट के रूप में होती है टंगस्टन, जिसका जो है प्रतीक है W। ये जो है फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। हीटर में नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। तो ये होती है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु होता है, तो परमाणु के नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। गलत। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण नहीं, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने पर जो है ये उदासीन होता है। तो यही गलत है, यही हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो ये अपना कौन है, सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित। तो बम होते हैं वो होते हैं नाभिकीय विखंडन पर आधारित। और जो सूर्य का मतलब ऊर्जा और चंद्रमा का ऊर्जा, तारों का ऊर्जा, चंद्रमा का नहीं, तारों का ऊर्जा, ये होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर है। अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। सूर्य वाली हाइड्रोजन बम किस पे है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और दूसरा वाला जो बम भी पढ़ा रहे थे परमाणु बम, वो किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। तो ये यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न ध्यान रखेंगे, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हवा में हीलियम, नियान होती है, ठीक, यहाँ पर आर्गन होती है, लेकिन रेडान नहीं होती, क्योंकि रेडान होता है एक भारी गैस और ये पाई जाती है पृथ्वी पर, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, रेडान एक भारी गैस है। बिजली की खपत का बिल किसके मापने पर आधारित होता है। तो वाट के, किलोवाट के नापने पर होता है। 1 किलोवाट प्रति घंटा। 1 किलोवाट अगर बिजली आपने 1 घंटे तक खर्च किया है तो उसका 1 यूनिट बनता है। और फिर 1 यूनिट जितने रुपए का होता है उस तरीके से रुपए यहाँ पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है। तो इसमें सबसे भारी धातु कौन सी, यूरेनियम, क्योंकि इसका परमाणु भार सबसे ज़्यादा है। जिसका परमाणु भार ज़्यादा वो सबसे भारी धातु। अगला प्रश्न आपका आ गया है रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान का यहाँ पर क्या प्रश्न आ गया कि लोहे का विशुद्धतम रूप है। लोहे का सबसे अच्छा रूप कौन सा है। तो उसका हम लोग कह सकते हैं पिटवा लोहा। कौन सा, पिटवा लोहा। अगर इसमें एंथ्रासाइट होता तो हम उस पर टिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर पिटवा लोहा है तो हम पिटवा लोहा को लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है।
देखिए यहाँ पर कौन सा तत्व नहीं है, धातु भी तत्व होता है, धातु भी उपधातु भी, लेकिन गैस एक तत्व नहीं है। ठीक, ध्यान रखेंगे, गैस एक मिश्रण है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेबोसिए या लेबोजियर को कहते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो ये फिर से आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके अंदर। परमाणु के नाभिक में किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये होता है आवोगाद्रो का नियम। ध्यान रखेंगे, समान ताप समान दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या किस समान होती है, तो ये आवोगाद्रो का नियम होता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 20 हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की जोड़ लेंगे तो 20 10 30 60 38 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन 20, 38 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखिए इसका परमाणु भार कितना है? 242, और परमाणु क्रमांक कितना है? 94। इसको घटा देंगे तो 148 जो है राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋणावेश, प्रोटॉन पर 1 इकाई धनावेश होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में से क्या निकलते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा पर होता है 2 इकाई धनावेश, और बीटा पर होता है 1 इकाई ऋणावेश, और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर अल्फा कण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, किसमें? द्रव्यमान संख्या में। जैसे 1H1 1H2। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या यहाँ पर चेंज होगी, बाकी परमाणु क्रमांक समान होगा। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो नाभिकीय जो विखंडन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो न्यूट्रॉनों की बमबारी कराने पर होता है। न्यूट्रॉनों की बमबारी कराने के कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, फैराडे का जो स्थिरांक है, फैराडे नियतांक कह लीजिए, वो क्या है? फैराडे नियतांक होता है सार्वभौमिक नियतांक। कोई भी होता है नियतांक तो वो सार्वभौमिक नियतांक ही माना जाता है, जैसे कैपिटल जी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो जो उदासीन विलयन होता है जैसे जल, तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? जो क्षारीय विलयन होंगे उनका 7 से अधिक होगा, जो कम होंगे उनका अम्लीय होगा। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन पानी का भी 7 होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये होगा Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी इसको कह सकते हो। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। 3 से 6 मतलब पहले 3 था फिर 6 हो गया, तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? तो भैया यहाँ पर क्या होगी? 3 से 6 हो गया, पहले 3 था पीएच मान, फिर कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर देखेंगे पीएच वैल्यू में कितना चेंज आया है। यहाँ पर ये देखो पीएच मान 3 था, ये फार्मूला होता है। चलो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। यहाँ पे 1000 गुना कम हो जाए, क्योंकि इसका देखो डिफरेंस कितना है? 6 में से 3 गया 3 डिफरेंस है, इसका मतलब 3 0 जो है यहाँ पर 3 से 6 हो रहा है। अगर तुमको बढ़ते हुए दिख रहा है इसका मतलब कम होगा, उल्टा, तो 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक, चलिए ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन जो अधातु है, ब्रोमीन क्या है? अधातु है, लेकिन ये कैसी होती है? तो एक लाल द्रव होती है, छोटे बच्चों को पिलाई जाती है, लाल द्रव। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, रेडियम भी। कैडमियम नहीं है। कैडमियम क्या है? एक है हमारा कैडमियम, जैसे कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, ऐसे ही परमाणु विखंडन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ें लगाई जाती हैं। अगला है संघनन क्या है? संघनन क्या है? वाष्प को द्रव में बदलना, भाप को पानी में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? बिल्डिंग करने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन
और चाहिए एसिटिलीन C2H2। तो ये दो गैसों का मिश्रण होगा तभी वेल्डिंग हो पाएगी। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए इसका ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, यह है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है। तो गैल्वेनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि लोहे की जो रॉड होती है उस पर अगर हम किसकी परत चढ़ा दें, जिंक माने जस्ते की, तो उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जस्ता कम क्रियाशील होता है, लोहा अधिक क्रियाशील होता है, इस कारण से। तो चलिए यहाँ पर हमारे प्रश्नों की श्रृंखला होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ें और प्ले लिस्ट में जा कर के देखें और अपनी मजबूती दें पढ़ाई को। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।